It's my career. इतिहास, जिसके बारे में कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा की तरह है, अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो कमाल कर सकता है और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो विध्वंसात्मक हो सकता है। आज हम इतिहास पर इतिहास से संबंधित पुस्तकों की चर्चा करेंगे और ये पुस्तकों की चर्चा इतिहास को पढ़ने वाले हर वर्ग के लिए होगी। यानी एक वर्ग ऐसा है जिसकी इतिहास में रुचि है लेकिन उसको कोई परीक्षा की तैयारी नहीं करनी, अपनी रुचि के लिए, अपनी जो ज्ञान की पिपासा है उसकी शांति के लिए इतिहास पढ़ना चाहता है। दूसरा वर्ग ऐसा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वह भी इतिहास की पुस्तकें पढ़ना चाहता है। और तीसरा वर्ग जो इतिहास विषय के ही शोधार्थी है, रिसर्च फेलो वगैरह है, वो भी जो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं। आज इतिहास की किताबों के खजाने से संबंधित बातें करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष भैया। नमस्कार सर। नमस्ते विपिन जी। सर, आज जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि इतिहास की किताबों के बारे में चर्चा है। अब इतिहास के बारे में सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं और आज जो इतिहास पढ़ने वाले परीक्षार्थी हैं या जो इतिहास में रुचि रखना चाहते हैं वो भी, उनके सामने समस्या ये है, जो रुचि के लिए पढ़ना चाहता है वो तो ये चाहता है कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है, वरना सबका लिखा इतिहास है। दूसरा जो परीक्षार्थी हैं वो भी चाहते हैं कि कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो पढ़ने से हमारा ज्ञान और हमारी समझ कम समय में बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए। इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं पहले भारतीय इतिहास की पुस्तकों से लेते हैं। और जैसा कि हमारी पहले भी एक बार चर्चा हुई, भारतीय इतिहास को 3 खंडों में सामान्यतः बांटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो शुरुआत हम करते हैं कि प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया जो हम कहते हैं, उसको लेके इतिहास की कौन कौन सी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं जो कि एक परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है, जिसको कह सकते हैं ये मस्ट रीड है। विपिन जी, जैसा आपने बात कही कि आप तीनों वर्गों को साथ लेके चलना चाहते थे। एक तो वह वर्ग जो इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है, जिसका इतिहास विषय नहीं हो, स्कूल और कॉलेज में रहा हो। दूसरा वर्ग वह है जिसका इतिहास विषय रहा हो और तीसरा वो है जो शोधार्थी हो। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्रोत का, सोर्सेस का। देखिएगा, सोर्सेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसको, जो पहले जो 2 वर्ग हैं उनके लिए शायद उन मूल जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं उनको पढ़ना थोड़ा सा दुरूह हो सकता है। जैसे आपने बात की प्राचीन भारत की, तो अगर मैं प्राचीन भारत के सोर्सेज की बात करूं तो मैं बात करूंगा भारत के संदर्भ में धार्मिक ग्रंथों की, मैं बात करूंगा समसामयिक ग्रंथों की, मैं बात करूंगा अभिलेखों की, मैं बात करूंगा सिक्कों की। लेकिन उस ओरिजिनल सोर्स को पढ़ना शायद इन प्रथम 2 वर्गों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। हम पहले फोकस करते हैं उस वर्ग के लिए जो रुचि से भी पढ़ना चाहता हो और जो परीक्षार्थी भी है उसके लिए भी फायदेमंद रहेगी। देखिएगा, जब वो प्रारंभिक तौर पे इतिहास को जानना समझना चाहता है, वह वर्ग जिसके पास इसका इतिहास नहीं हो, तो सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की किताबें थी, हमने लगभग सबने पढ़ी है। हाँ। और एनसीईआरटी में भी जो पुराना पब्लिकेशन था, जो ओल्ड पब्लिकेशन था, पुरानी एनसीईआरटी, वो थोड़ा ज्यादा सरस भाषा में लिखा गया था। समय के साथ साथ कुछ भाषा टेस्ट होती चली गई। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो प्राचीन एनसीईआरटी की किताबें हैं 10th 11th 12th की, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, यदि वो उसको पढ़ेगा, वह विद्यार्थी उनको पढ़ेगा, तो उसको उसकी जो बेसिक समझ है वो विकसित हो जाएगी। अब जैसे इसमें प्राचीन भारत की जब या पुरानी वाली जो एनसीईआरटी जो हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके साथ ही पुरानी वाली जो किताबें लिखी गई हैं उनमें लेखक का भी नाम है साथ में। जैसे कि प्राचीन भारत के स्रोत में बताया जाता है कि रामचरण शर्मा की पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। तो क्या केवल जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वही सफिशिएंट है, या उसके बाद जो शर्मा जी ने, यानी रामचरण शर्मा जी ने जो और कुछ लिखे हैं, कौन कौन से ऐसे ऑथेंटिक उनके ग्रंथ है जो हमें पता है? एनसीईआरटी की जो किताबें वो बेसिकली एक आधारभूत ज्ञान देती हैं, आपको एक समझ देती हैं, वो अच्छी तरीके से लिखी हुई किताबें हैं। इतिहास में प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप एमए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इतिहास की पुस्तकें लेखकों के नाम से जानी जाती हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो विद्यार्थी पढ़ रहा है या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आधारभूत तरीके से इतिहास को समझना चाहता है, तो मैं आपको अलग अलग वर्ग के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं 2 किताबें और 2 लेखकों के नाम लूंगा जो समय श्रद्धेय रहे हैं। पहला है बीसी पांडे,
बीसी पांडे, उन किताब है प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, उसके 2 खंड हैं, उन्हें आप पढ़िएगा, है ना। दूसरी किताब आप पढ़िएगा, किताबें अनगिनत हो सकती हैं, जो पांडे विमल चंद्र पांडे। उसके बाद किताब आती है राधा कृष्ण चौधरी की प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। मैं थोड़ा सा खोलना चाहूंगा इन दोनों किताबों के बारे में। जैसे आप वीसी पांडे को पढ़ते हैं, आप जब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से लिखा गया। आप इसमें आपने पहले वाले से क्वेश्चन किया था कि वैदिक आर्य थे, उनका निवास स्थान क्या था, उस पर बेहद चर्चा इसके अंदर है। आप महाजनपद काल पढ़ लीजिएगा, आप जो बौद्ध और जैन धर्म का काल है उसे देख लीजिएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा लगेगा कि पूरा इतिहास का संसार आप में धीरे धीरे समाता जा रहा है। जब आप सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, जब दूसरे हिस्से में आते हैं, जब आप 5 शुंग, कुषाण, सातवाहन, गुप्तों को पढ़ते हैं, तो जो सेकंड पार्ट है वो भी इतना खूबसूरती से लिखा गया कि विद्यार्थी पढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो समझ उसके अंदर आती जाती है। तो सबसे पहले विमल चंद्र पांडे को पढ़िएगा, उसके बाद है राधा कृष्ण चौधरी। इन्होंने बहुत ही समराइज तरीके से और किताब को इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि जो जो खास बातें हैं, जैसे आजकल लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत देखते हैं, आप उसे पढ़िएगा तो उनको बोल्ड में, ब्लैक में समझा रखा है। तो इतिहास की समझ के साथ साथ जो विद्यार्थी को, क्योंकि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं का ही बहुत ज्यादा बोलबाला रहता है, तो उसके लिए भी राधा कृष्ण चौधरी को पढ़ा जा सकता है। तीसरी किताब जिसे पढ़ा जाना चाहिए वो है केसी श्रीवास्तव की, ये प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। इन्होंने भी बहुत वहद ढंग से इसको समेटा है, काफी बहुत अच्छी विस्तार पूर्वक लिखा गया है इसको। जैसे मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि इंडो ग्रीक से बहुत किताबों में बहुत कम आता है। बीसी पांडे साहब ने बहुत अच्छा कवर किया है, और मॉडर्न के जब इंडो ग्रीक को पढ़ते हैं तो वो भी केसी श्रीवास्तव साहब के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। मतलब जो स्टूडेंट्स है केसी श्रीवास्तव जी की जो किताब है उसको देखते थोड़ा सा डर जाता है, वो लगता है कि इतनी मोटी किताब है और केवल एंसेंट के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, मैं विद्यार्थियों के लिए बात कहना चाहूंगा, कहते हैं सफलता स्टेयर केस की तरह नहीं होती, या सफलता एस्केलेटर की तरह नहीं होती, वो सीढ़ियों की तरह होती है। आपको कदम दर कदम चढ़ना पड़ता है। आप किसी भीड़ को दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जगह नहीं है, लेकिन जब पास जाते हैं तो आपको अपनी जगह मिल जाती है। तो विद्यार्थियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रारंभिक तौर पर किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो किताब की मोटाई और पन्नों की संख्या से ना घबराएं कम से कम। ये वो आधार, जितना मजबूत आधार होगा उतनी ही ऊपर आप मंजिलों को उसके ऊपर चढ़ा पाएंगे। वही बात इनके साथ है। तो किसी किताब की मोटाई या उसके साइज में मत जाइएगा, बहुत कमाल का लेखन है, वो आपको कहीं ना कहीं उसमें मदद देगा। तो प्रारंभिक 3 किताबें तो ये होगी। अब आप और आगे चलते हैं तो और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। आप रोमिला थापर का नाम आपने सुना है, अशोका और मौर्य साम्राज्य का पतन, इंग्लिश में अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य है। जब आप और आगे पढ़ना चाहें तो आप वृहद स्तर में पढ़ना चाहें तो ऐसे वाकाटक गुप्त युग है, वो A.S. अल्तेकर का लिखा हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सामाजिक इतिहास के ऊपर काफी पूछा जाता है, तो एक बहुत खूबसूरत किताब है जयशंकर मिश्र की प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। समाज के इतिहास का इतना वृहद और विशद और इतना सरल वर्णन बहुत कम किताब में देखने को मिलता है। अगर जैसे प्राचीन भारत की प्रशासनिक और जो राजनीतिक संरचना है उसको लेकर किसी को थोड़ा डिटेल में जाना है कि तब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसे होता था, इसके लिए कोई खास सजेशन की कौन सी उस पर? देखिए, आप जैसे आपने बात की भी प्रशासन की बात है, मान लीजिए मौर्यन प्रशासन की बात आती है या गुप्त प्रशासन की बात आती है, जो किताबों को मैंने बीसी पांडे और राधाकृष्ण चौधरी की जो किताब बताई वो अपने आप में सफिशिएंट किताब है। और ऐसी एक किताब और है जो इंग्लिश में भी और हिंदी में है, वो है बीडी महाजन की, विद्याधर महाजन की। तो एक बात मैं और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वो अपनी घर का जो लाइब्रेरी है, जो अलमारी है, उनमें किताबों को सजाते तो हैं लेकिन उसे पढ़ने का भी प्रयास करें। ये मेरे साथ भी, ये सबके साथ होता है। किताब खरीद तो लेते हैं अल्लाह के देखते हुए। ठीक है, एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण होता है किसी नई किताब को खरीदना। वो सबसे खूबसूरत क्षण होता है उसके लिए। स्कूल में जब
अगली क्लास में जाते थे, नई किताब आती थी, उसमें कुछ अलग तरह की खुशबू आती थी। बहुत देर तक हम उसको भी सुनते रहते, खुशबू सुन के अच्छा लगता था। तो इसलिए जैसे वीडी महाजन है, बहुत डिटेल में लिखा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि प्राचीन भारत में ये भी कम है, तो मैं आपको कुछ किताबों के नाम और बताऊं। डॉक्टर श्रीराम गोयल हैं, उनका मगध सातवाहन साम्राज्य का इतिहास है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हर्ष पर कुछ अलग किताबें, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इन दिनों आपके विशेष रूप से जो सिविल सर्विसेज का है, जो आईएएस और आरएएस में है, उसमें आर्ट और कल्चर का पोर्शन बहुत आने लगा है। कला और संस्कृति पर बहुत पूछा जाने वाला है ज्यादा। आपसे मैंने पहले कहा कि जयशंकर मिश्र का प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, ओम प्रकाश का सामाजिक इतिहास। आपको कल्चर को पढ़ना है तो आप मुख्य रूप से जो कला और स्थापत्य आता है उसके ऊपर बहुत पूछा जाता है। उसमें बहुत कुछ सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं। जो कला के सबसे बड़े मनीषी रहे भारतीय संदर्भों में, वासुदेव शरण अग्रवाल की किताब है भारतीय कला, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। भगवत शरण उपाध्याय है, उनकी किताब आती है भारतीय कला की भूमिका, उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि विद्यार्थी को ये लगे कि ये किताबें और बहुत वैध स्तर पर लिखी गई है, बहुत ज्यादा पढ़ने में है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट की एनबीटी की उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आजकल यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भी जो मंदिर स्थापत्य कला है, कि जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, इन पर काफी सवाल पूछे जाते हैं और डिटेल में पूछे गए हैं। बिल्कुल, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो किताबें हैं, उत्तर भारत के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिर, उन्हें जरूर पढ़िए। इस यहाँ तक वालों में पूछना चाह रहा हूँ, आईएएस की जो मुख्य परीक्षा है मेन एग्जाम, उसमें अब आजकल जो ये ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है, इसमें मैप आधारित क्वेश्चन ज्यादा बेहतर है। शुरुआत का पहला क्वेश्चन मैप दिया हुआ आता है, जिसमें जैसे प्राचीन भारत के कोई स्थल, अब जैसे पुराना नक्शा दे दिया भारत वाला, विभाजन से पहले वाला, और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्पॉट आपको आइडेंटिफाई करने, वहां बिंदु लगा के छोड़ दिया, ए बी सी पी, आपको पहचानना है कौन सा स्थल है। तो इस तरह की तो कुछ पुस्तकें जो विद्यार्थी को मानचित्र का भी एक समझ पैदा करे, प्राचीन भारत की मानचित्र का कि कौन सा स्थान कहाँ पर। मैं आपको की दो किताबें और बताना चाहूंगा कि एक तो डीएन झा ने किताब लिखी है प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा, एंड इंट्रोडक्टरी आउटलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन्हीं डीएन झा साहब ने एक किताब और लिखी है के.एम. शिमाली जी के साथ मिलकर, प्राचीन भारत का इतिहास। इन दोनों किताबों को पढ़िएगा। इन दोनों किताबों में प्रारंभिक मैप मिलते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं, और डॉट्स दे रखे हैं। दूसरा देखिएगा, ऐसा है कि आपने कहा भी लोग विद्यार्थी किताबों की मोटाई से घबराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैप क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे महाजनपद काल है, अब आपको अंग, मगध, काशी, कौशल, मज्जी, वज्जी, मल्ल, चेदी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अवंती कौन से हिस्से में था, सूरसेन कौन से हिस्से में था। आप राजस्थान के निवासी हैं तो साहब मत्स्य कौन सा था, अलवर का इलाका था। तो आपको इतिहास को आप एक लीनियर रेखा में नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी एक साथ समझ विकसित करती हैं। इसलिए जब आपने कहा ना कि किताबों के बारे में बात करनी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन था कि उन्हें किताबों को पढ़ने में रुचि है, तो किताब जानना चाहते हैं, तो उन्हें इन सब किताबों को पढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सोशल मीडिया का मतलब सब कुछ नॉन सीरियस कंटेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर, खासतौर से उन प्लेटफॉर्म पर जहाँ वीडियोस मिलते हैं, बहुत गंभीरता से ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो हो, ऐसी कोई चर्चा हो जिसमें हमें वास्तव में पता चलेगा हमारी कोई काम की चीज है। जैसे कि अब जैसे आज हम चर्चा करते हैं गंभीरता से कि कौन कौन सी पुस्तकें उनके काम की है, अभी प्राचीन भारत से हम चल रहे हैं। इनमें ही पगली किताब आती है जैसे कि आरसी मजूमदार, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। उसमें ऐसा क्या है या उस किताब का क्या एनालिसिस है आपको? देखिएगा, एक प्रश्न आपने भी जो आपने पूछा था कि भाई हिंदी साहित्य, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी पुस्तकें हैं क्या? हाँ, एक देखिएगा, भारतीय मीडियम की भी होनी चाहिए और हिंदी की। अब भारतीय इतिहास लेखन में आपने नाम लिया आरसी मजूमदार साहब, मतलब बहुत बड़ा नाम, और नाम लेती श्रद्धा से मन पूरा भर जाता है। इंग्लिश में यदि आप, और हिंदी के विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भारतीय विद्या भवन सोसाइटी की किताबें हैं, भारतीय विद्या भवन सीरीज कहलाती हैं वो। उसमें जो मुख्य काम किया वो आरसी मजूमदार साहब का है, वो एडिटर है उसके। आरसी मजूमदार साहब ने इसके अलावा भी किताबें लिखी। अच्छा, बीच में एक सवाल हो, हाँ, विद्या भवन वाली बात चली,
तो बहुत सारे जो परीक्षार्थी हमारे या और भी जो दर्शक हैं वो इस बात को भी नहीं जानते कि भारतीय विद्या भवन सीरीज क्या है, तो थोड़ा सा आप उनके लिए बताइए। भैया आजादी के बाद जब इतिहास को लिखा जाने लगा तो के.एम. मुंशी, जो लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस और संविधान, जानते हैं कि संविधान सभा के मेंबर थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो उनके द्वारा एक भारतीय विद्या भवन सोसाइटी बनाई गई और एक पूरा इतिहास का एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को सारा समेटे हुए पूरे इतिहास को लिखा गया, संकलित करने का प्रयास किया गया। उसमें द क्लासिकल एज भी है, द गुप्ता एज भी है, ब्रिटिश पैरामाउंट्स इन इंडियन रेनेसां किताब का नाम भी है। आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दर्शन जरूर कीजिएगा उन किताबों के। अलग अलग खंड हैं। एक बार कहते हैं ना कि किसी के दर्शन मात्र से एक ज्ञान में आप में समा जाता है, तो उन किताबों को आप जरूर देखिएगा। वो भारतीय विद्या भवन सीरीज की किताब है। इसके अलावा जैसे डी.एन. झा की बात हुई, तो वही पुस्तक मतलब वही लेखक झा और श्रीमाली वाली जो पुस्तक में, इन दोनों में भी क्या कुछ अंतर है? देखिए, जो डी.एन. झा साहब की वो किताब है प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा, वो समराइज रूप में है, लेकिन उसमें आप बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं, जो आपने विद्यार्थी डरते हैं मोटी किताबों से, लेकिन उस किताब में गागर में सागर भर दिया। जैसे मैं एक आध किसी जो इतिहास के विद्यार्थी सुन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आते हैं, दुहित्री किसे कहा जाता था, यूनानी हेराक्लेस किसे कहते थे, कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया जाता था, शिव को क्या कहा जाता था, क्या डियोनियस शिव का नाम था क्या? तो ऐसा मतलब इतना ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, आप उस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर आपने बात की झा और श्रीमाली वाली प्राचीन भारत के इतिहास की। देखिए, आप पहले आप कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, पहले आप एक परिधि खींचते हैं कि साथ इस हिस्से में, फिर आप उसमें रंग भरते हैं और फिर आप उसमें शेडिंग और फाइननेस ला रहे हैं। वही बात थी कि बेसिक आप कोऑर्डिनेट तय कीजिएगा, फिर आप डी.एन. झा पे आए प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर। जब आप झा श्रीमाली को पढ़ेंगे तो फिर वो शेडिंग हो जाती है, और ये प्रागैतिहासिक काल को पूरा पढ़िएगा। मौर्योत्तर काल के अंदर समाज संस्कृति कैसे विकसित होती है उसे देखिएगा। गुप्त काल के बाद स्थितियां कैसे बदलती हैं उसे देखिएगा। हर पन्ना, हर लाइन कोई ना कोई एक नया ज्ञान का सूत्र आपको दे जाएगा। एक और किताब है ए.एल. बाशम उनकी, जो मूल रूप से शायद इंग्लिश में है, हिंदी में अद्भुत भारत करके आती है। उस किताब को किन परीक्षार्थियों के लिए या जो लोग रुचि रखते हैं इतिहास में, किन के लिए वो लाभदायक है, किन को पढ़नी चाहिए? देखिए, एक तो ये हर चीज प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक हो, यदि वही अमृत है ऐसा भी नहीं हो सकता। ए.एल. बाशम साहब की जो किताब है, तो उसका इंग्लिश में था द वंडर दैट वाज इंडिया, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में अद्भुत भारत के नाम से आती है। भारतीय भूगोल, संस्कृति और एक जो धारा बहती है इतिहास की, उसको उन्होंने ऐसे लिखा जैसे एक नदी की धारा बह रही है। उसमें एक पैराग्राफ में एक जगह ए.एल. बाशम लिखते हैं कि वे अक्सर एक प्रश्न कौनता है मन में कि भाई जो जिन इलाकों में टफ टेरेन है, जहां सर्दी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है, क्या वहां का व्यक्ति ज्यादा मजबूत होता है क्या, या उन इलाकों ने एक समय के बाद ज्यादा प्रगति क्यों की? तो वे ये लिखते हैं कि भारतीय जो मौसम रहा ना, जो भारतीय ज्योग्राफी रही, उसका जो मौसम का भी प्रभाव भारतीय उस पर पड़ा। बोले भाई कैसे? बोले तेज गर्मी हुई तो बारिश आ गई, बारिश बढ़ने लगा तो सर्दी आ गई, सर्दी बढ़ने लगी तो बसंत आ गया, और एक उन्होंने कहा जो ऋतुओं का चक्र था ना, उसने भी भारत को एक अलग प्रकार से समाज को उसमें ढाला। तो ए.एल. बाशम की किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। और आपने जैसे पहले जिक्र किया था आर.सी. मजूमदार साहब का, जी, आर.सी. मजूमदार साहब ने स्वतंत्र पुस्तकें भी लिखी। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब है वृहत्तर भारत का इतिहास। जो लोग गुप्तोत्तर काल के बाद इतिहास को पढ़ते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति भारत की सीमाओं से पार भी कई जगह पर फैली, बाली में, बोर्नियो में, चंपा में, इंडोनेशिया में, जावा में। ये बहुत पतली सी किताब है, भारत का वृहत्तर भारत का इतिहास। तो वो जो संस्कृति बाहर गई, अब आर.सी. मजूमदार को उसमें ही पढ़ सकते हैं। मजूमदार साहब की ने 2 लेखकों के साथ एक किताब और लिखी, जिसके 3 हिस्से हैं। वो है भारत का वृहद इतिहास। उसका पहला खंड प्राचीन भारत है, सेकंड खंड मध्यकालीन भारत है, और तीसरा खंड आधुनिक भारत पर है। किताब के अक्षर थोड़े से छोटे हैं, लेकिन जब उसे पढ़ना शुरू करेंगे ना विद्यार्थी, तो मैं कह सकता हूँ वो ये कहेंगे कि ऐसा कहता ना कोला की सोने की खान है, वो सोने की खान है। हर शब्द, हर लाइन एक नए इतिहास का ज्ञान उनको
देता जाएगा, तो वो आप उस किताब को भी जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अभी इसमें किताबों के लेखकों थे से हटके थोड़ी सी जानकारी कि जो स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि इतिहास में पढ़ना इतना ज्यादा है, लास्ट में याद रहता नहीं है, तो इसके नोट्स हमको किस तरह से बनाने चाहिए, किधर फोकस ज्यादा करना चाहिए? देखिएगा, जैसे इस वाले अध्याय में हम किताबों की बात कर रहे हैं, 2-3 प्रश्न एक आम विद्यार्थी के हमेशा रहते हैं। इतना कितना याद रखूं जो हमारे काम का हो। कितने राजाओं के नाम याद करूं, तारीख क्रोनोलॉजी कितनी याद है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा पहले आप परिधि बांधते हैं और फिर उसमें बात करना शुरू करते हैं। कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आपको करना यह है कि आप पहले समरी से स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत पढ़ना है, आपने कहा प्रागैतिहासिक काल है, आपने कहा साहब पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता पर आ जाते हैं। तो आप एक बड़ा पेपर लीजिएगा, एक बड़ा चार्ट लीजिएगा, उस बड़े चार्ट पर लिखना शुरू करें। सिंधु घाटी सभ्यता आपका जो सिलेबस है, फिर आप बात करते हैं वैदिक काल की, फिर आप बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, फिर आप बात करते हैं महाजनपद काल की, आप उसी समय बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्मों की, उसके बाद आप बात करते हैं मगध की, उसके बाद आप बात करते हैं मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण, सातवाहन, आप आप कुषाण, आप गुप्तों तक आते हैं। तो आप इन्हें एक तरफ लिख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा विस्तार करिएगा। इंडस वैली में ये पढ़ना है, मौर्य काल में ये पढ़ना है, उनकी वंशावलियों को लिखिएगा। मौर्य में ये थे, शुंग ये थे, कर्ण में ये थे, सातवाहन ये थे। तो आप ये पाएंगे एक पूरे चार्ट पर आप एक प्रकार से प्राचीन भारत का पूरा एक मैप खींच पाएंगे। आप इसे एक सेपरेट रजिस्टर में भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इसका दोहराव करें तो ये वो समय हो जब आप सबसे ज्यादा आराम में हो। मतलब कहने का आशय ये है कि आपका मन सबसे रिलैक्स हो। मतलब एग्जाम के प्रेशर में ये काम होने वाला नहीं है, ये आराम से जब फुर्सत में हो आप तब इनको करें। जब आप चाय पी रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो, तो उस समय आप इनको दोहराएंगे तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। जैसे प्राचीन भारत में हमने बहुत सारी पुस्तकें देखी, हमने ये भी थोड़ा सा जाना है कि भाई नोट्स कैसे तैयार करें, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसे ही अब जब मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्स हैं? अब इस आपने सोर्सेस की बात की, तो अगर आप एक्सटेंसिव बहुत पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं प्राचीन भारत में जिक्र कर रहा था, यहाँ भी मूल सोर्सेज बहुत है। जैसे सल्तनत काल में जितने साहित्यकार थे, मुगल काल के साहित्य जो आए, जैसे बच्चे पढ़ते होंगे कि साहब मिन्हाज उस सराज तबगात नासिरी लिखी, शम्स सिराज अकीक तारीखी फिरोज शाही लिखी, याई अहमद बिन सरिंदरी तारीखी मुबारक शाही लिखी, इसामी ने खुतूस सलातीन लिखी, निजामी ने ताजुल मासिर लिखी। अब विद्यार्थी सोचेंगे मुझे इतने सारे नाम कैसे याद हो गए? पर वही वहाँ प्राचीन भारत में बात है, ताम्रपत्र, शिलालेख, वो तो पढ़ने, तो आपको इतना एक्सटेंसिव रीडिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ये नाम मैं अभी दोहरा रहा था, ये आपको कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, कौन सी किताब में इतना कुछ। तो जब आपको सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में पढ़ना है, तो जो बेसिक बुक्स हैं उसमें पहली किताब है A.L. श्रीवास्तव की। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव की दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन भारत। ऐसे ही प्रोफेसर सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत। हाँ। ऐसे ही आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति लिखी है। ऐसे ही R.P. त्रिपाठी साहब ने राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर या भारत में मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन, वो लिखी है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़िएगा। उन्होंने 2 वॉल्यूम में बहुत बड़े स्तर पे पूरा जो मध्यकाल है उसमें क्या बदलाव आता है उसके बारे में लिखा है। हरिश्चंद्र वर्मा में फिर भाई वो छात्रों की वही समस्या है, उनको लगता है कि 2 वॉल्यूम और वो भी इतनी बड़ी किताब हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अपन भारतीय संदर्भों में बात करें या वैश्विक संदर्भों में बात करें, आदमी ज्ञान प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बढ़ जाएगा। हमने देखा है कि जो भी बड़े बड़े संत या मनीषी हुए, वो ज्ञान की एक बूंद के लिए पता नहीं उन्होंने कितने गुरुओं के पास गए। तो उन लेखकों और उन गुरुओं का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सारा जो महासागर था वो एक किताब में समेट के दे दिया। तो आप क्या है कि बड़े लक्ष्य एकदम निर्धारित मत कीजिए, आज मैं 15 पन्ने पढ़ूंगा, आज मैं 20 पन्ने पढ़ूंगा, फिर उसे लिखने की आदत डालिएगा। तो मध्यकालीन भारत में भी प्रचुर साहित्य वो लिखा गया है। भाई आपको हबीब निजामी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? आपको लगे साहब बहुत अलग प्रकार की बुक है, तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं।
और वो सतीश चंद्रा की उत्तर मुगलकालीन भारत है। जब आप लेटर मुगल्स को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत किताब है। आपको बहुत सरल उसमें पढ़ना है। अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी सुन रहे हैं आप, तो BL गुप्ता पेमाराम की किताबें मध्यकालीन भारत है। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी रुचि के लिए, जैसे स्थानीय शासकों का इतिहास, यहाँ के शासक कौन कौन से हुए, जैसे कि राजस्थान में ही मान लो कोई छोटी छोटी रियासतों का इतिहास पढ़ना है, जो जिस एरिया से रहने वाला है वहाँ के उनको इतिहास जानना है कि वहाँ क्या क्या हुआ। जैसे चलो अभी मुझे उदाहरण ध्यान आया कि अयोध्या राम मंदिर बना हो, तो मान लो किसी को है कि भाई यहाँ के कौन कौन शासक भाई क्या इतिहास है। कुछ कुछ लोगों की ऐसी भी रुचियां हैं कि भाई स्थानीय शासक, राजा महाराजा, जैसे आजकल जो भारत के उन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जो कहीं गुमनाम रह गई है इतिहास में, जिनको कम स्थान मिला है। तो सरकार की विचारधारा को देखते हुए दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में होती है तो कोशिश करती है कि उस तरह का इतिहास ज़्यादा पॉपुलर हो, तो समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, सब चीज़ों में। तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट जगता है कि उन लोगों के बारे में भी हम जानें, केवल रुचि के लिए, कि हमारे स्थानीय राजा महाराजा, जैसे कि राजपूतों का इतिहास, भरतपुर रियासत का, अलवर का, इनका भी अगर इनके लिए कुछ है तो सोच दो। देखिए, जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप में प्रचुर स्रोत है। आप सूर्यवंशी का वंश भास्कर, या तो आप ओरिजिनल सोर्सेस को पढ़ लीजिए सारा का सारा। बाकी राजस्थान के इतिहास में भी किताबें लिखी हैं। जेम्स टॉड के बारे में सबने सुना है, एक मेरे साथी रहे, मेरे वरिष्ठ साथी रहे, उनकी किताब है राजस्थान का इतिहास, वर्मा और रावत की। कमाल का उसके अंदर, मतलब किताब वो टेक्स्ट बुक के रूप में है, लेकिन राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। जो रीमा हुजा थी, उन्होंने पूरा एक इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ा लगभग 1200-1300 पन्ने की वॉल्यूम है, पूरी राजस्थान की हिस्ट्री को उन्होंने समेट दिया उसके अंदर। बात से मतलब केवल राजस्थान नहीं, जैसे कि दक्षिण भारत की भी अगर इसको इतिहास जानना है तो अब क्या है, जो हम नॉर्थ इंडियन है वो साउथ इंडिया का इतिहास कम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की ऐसी कोई जो दक्षिण भारत का इतिहास होता था वो कोई और के पुस्तक। देखिए, बिल्कुल एक मैं जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, वो मैंने कहना चाहूंगा कि इतिहास हमेशा लिखा जाता रहा। बात यह कि हमने कितना उसको समेटा, हमने कितना समझा है और हम कितना समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भी आपने बहुत सही प्रश्न पूछा विपिन जी कि दक्षिण भारत के बारे में हम क्या पढ़ें। ऐसे लोग कभी पूर्वोत्तर भी जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनका इतिहास क्या है। देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास की जो सबसे बेहतरीन किताब जो मैंने पढ़ी वो थी नीलकंठ शास्त्री साहब की। नीलकंठ शास्त्री किताब है, इंग्लिश में भी आती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दक्षिण भारत का इतिहास है, वो भी है। अब ऐसे आपने ईस्टर्न उसकी बात की, नॉर्थ ईस्ट, तो मैं वो जो मैं आपकी किताब है राधा कृष्ण चौधरी की है, आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा। उन्होंने जो भी रीजनल पावर्स है उसके बारे में बहुत बताया, बड़े विस्तार से पढ़ा है। तो आप किताब को पूरा तो पढ़ें। मैं विद्यार्थियों से मेरा पुनः ये अनुरोध रहेगा कि किताबों को पूरा पढ़िए। वो पहले की आधी किताब ही पूरा सिलेबस कवर नहीं करती है। आप सो आके तक पढ़ी तो इस किताब को। जैसे जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसकी आलोचना में एक बात कही जाती है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ज्यादातर नॉर्थ इंडिया का ही इतिहास लिख दिया गया, जिसको वो हिंदुस्तान कहा जाता था कि जहाँ जहाँ अकबर का शासन था। तो हम जो इतिहास पढ़ते हैं हमारी पुस्तकों में जो है उसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को कम स्थान मिलता है। पूर्वोत्तर का अवोम राज्यवंश उनका हम कम पढ़ पाते हैं। दक्षिण भारत फिर भी शामिल है, पर फिर भी जैसे कि चोल, पांडे, चालुक्य, वो पूरा जो नीलकंठ शास्त्री किताब है पूरा कवर करती है। और देखिए, क्षेत्रीय राजवंशों का इतिहास है, उनके ऊपर ही पुस्तकें पहले लिखी है। अभी जहाँ से बुंदेलखंड और इन सबके कुछ ऐसे भी जो अपनी रुचि के लिए पढ़ने से। देखिए, एक समय के बाद ये हुआ थी जिन अलग अलग राज्यों में जो हिंदी निदेशालय खुले ना, उन सब ने रीजनल हिस्ट्री पर लिखना शुरू किया। आप जैसे राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उनकी किताबें बहुत कमाल है। MP में हिंदी ग्रंथ अकादमी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बिहार की हिंदी ग्रंथ अकादमी आप इंटरनेट पर सर्च करिए। और मैं विपिन जी आपसे कहना चाहूंगा कि एक सेक्शन वो रखिए कि भारत सरकार के द्वारा पिछले 30-35 सालों में जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उन पर एक प्रोग्राम जरूर रखिएगा। बिल्कुल, कि उन ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर अपन सिर्फ उस दिन ऑन रिसोर्सेज की बात करेंगे कि पिछले 30-35 सालों में, चाहे जैसे इग्नू है, हाँ अभी आपने बात छेड़ी तो ध्यान आया मुझे। आप जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, इग्नू का जो भी साहित्य है, इग्नू का जो भी लिटरेचर है, BA MA का, वो इग्नू की वेबसाइट पर ओपन सोर्स के अंदर है, एकदम फ्री भी है। मैं निर्वाध रूप से कह सकता हूं कि बेहतरीन लेखन किया उन लेखकों ने। आप उन्हें पढ़िएगा, आपको बिटवीन द लाइंस जो आप जानकारी लेना चाहते हो आपको इग्नू की किताबों से मिल जाएगी।
ऐसे ही लगभग 30 से 32 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ओपन सोर्स थी भारत सरकार का, इसमें किसी लॉगिन की जरूरत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर लगभग 25 से 30,000 किताबें पीडीएफ में ओपन फ्री है। एक वेबसाइट है सीईसी की, जिसे आप कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा समझा रखा है, सारा पीडीएफ है। बात यह है कि हम कितनी जिज्ञासा हमारे में और कितना हम समेटना चाहते हैं। मैं विद्यार्थियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनको पढ़ने से आप एग्जाम में तो सफल हो ही जाएंगे, आप एक अच्छे टीचर भी बनेंगे, आप एक अच्छे प्रशासक भी बनेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं, एक भारत का अच्छा नागरिक भी बनेंगे। क्योंकि इतिहास से सीख के ही हम हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मध्यकालीन भारत में ही बीएल गुप्ता जी की बात शायद अपनी हुई है। बीएल गुप्ता बेबाराम जी, हाँ, और एक पुस्तक और आती है मेहता, जेएल मेहता है, उनका मतलब बिल्कुल पक्ष लिखा गया। वो उन्होंने पूरा मध्यकाल का जो राजनीतिक इतिहास है, जो जैसे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी, हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखा आर्ट और कल्चर के ऊपर, तो जेएल मेहता जी की किताब है, वो भी पूरा उसका जो राजनीतिक और पूरा जो पक्ष है उसको दिखाती है। बिल्कुल जेएल मेहता साहब को पढ़ा जा सकता। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया की तरफ। आज के हमारे सेगमेंट में हम भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास करेंगे। भारत के इतिहास में अभी तक हमने प्राचीन मध्यकाल की बात की, अब हम करेंगे आधुनिक भारत। तो ऐसे ही आधुनिक भारत पे जो ऑथेंटिक किताब हैं, जो सोर्स हैं, वो कौन कौन से? देखिए, जैसे कहते हैं कि सूत्र को पकड़ना चाहिए, मतलब प्राचीन से मध्य में आए, मध्य से आधुनिक में आए। मैं मेरे अनुभव से एक बात कहना चाहूंगा, विद्यार्थी उसे अपना के देखे कितना फायदा होता है। बीएल गुप्ता साहब या एल श्रीवास्तव साहब की किताब को पढ़िएगा और अंत तक पढ़ते जाइएगा। हाँ। जब उस किताब को खत्म करें आप, उसके तुरंत बाद एक बहुत ही श्रद्धेय इतिहासकार रहे यही राजस्थान विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर एम.एस. जैन साहब, प्रोफेसर एम.एस. जैन, उनकी किताब है आधुनिक भारत का इतिहास। जहां वो किताबें खत्म होती है ना, वहां से आप इस किताब को पढ़ना शुरू करो। लोग कड़ी पे कड़ी जुड़ते, कड़ी पे कड़ी। एक आम भारतीय इतिहास के छात्र के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन कैसे हुआ, मुगलों के पतन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ, और फिर ब्रिटिश यूरोपीय शक्तियां कैसे आ जाती हैं, और कैसे नया शासन स्थापित हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खोलना चाहूंगा, चाहे विद्यार्थियों को रुचि का रहेगा वो, कि वो कहाँ दिक्कत में आते हैं। उन्हें औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स को पढ़ना है, उन्हें बहादुर शाह को भी पढ़ना है, फर्रुख शेर को भी पढ़ना है, रतियुद्दौला दरजात को भी पढ़ना है, रतियुद्दौला को भी पढ़ना है, मोहम्मद शाह को भी पढ़ना है, अहमद शाह को भी पढ़ना है। एक बिखराव है पूरा लेटर मुगल्स का। इन्हीं के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो जाता है। एक तरफ से मराठे हैं, एक तरफ से निजाम है, एक तरफ बंगाल है, और एक तरफ अवध है। इनके आपस के संघर्ष हैं। एक तरफ मैसूर हो गया, फिर उस तरफ आइए तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच भी हैं, डच भी हैं, पुर्तगाल भी। तो एकदम से विद्यार्थी के सामने पूरा का पूरा एक जान का एक वो महासागर हिलोरे मारने लगता है, समेटे कैसे, भंडार खुल जाता है। तो उस भंडार को समेटने के लिए जरूरी कि आप वहां उसे खत्म करें। तो ये जो एक आम विद्यार्थी की समस्या है ना, कि वो मध्यकाल से आधुनिक की तरफ कैसे आता है, वो रेशा रेशा करके इस किताब में पूरी तरीके से समझाया हुआ है। एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा, आपने प्रश्न किया था कि याद कैसे करें। जैसे सल्तनत का आपने रहता, सल्तनत विद्यार्थियों की आम समस्या है, आम समझा तो बहुत है, याद नहीं रहता। अब आपने प्राचीन भारत का अपन 1 घंटे के प्रोग्राम में इतना ही अपन कवर कर सकते हैं। हाँ, मध्यकाल आइए आप। अब आप पहले मुख्य बातें कीजिए। आपने राजपूत काल देख लिया, आपने तुर्की राजपूत संघर्ष भी देख लिया। चलिए अपन मान लीजिए 1206 से शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ना अपने को वो है जो आपके सिलेबस में है। अभी तक सिलेबस नहीं बदला है, पढ़ना आपको सिलेबस है, क्वेश्चन भी आपके उसी से आने वाले हैं। अब आप 1206 से आप शुरू करते हैं, आप गुलाम वंश से शुरू करते हैं, ठीक है। आप उसके बाद किस पर आ जाते हैं, ऐबक पर आ जाते हैं, फिर आप इल्तुतमिश पर आ जाते हैं, फिर आप रजिया पर आ जाते हैं, फिर आप बलबन पर आ जाते हैं, फिर आप खिलजियों पर आ जाते हैं, फिर आप तुगलकों पे आ जाते हैं, फिर आप सैयद वंश के ऊपर आ जाते हैं, फिर आप लोधी वंश के ऊपर आ जाते हैं, फिर आप हेमू की बात करते हैं, फिर आप मुगल पर आ जाते हैं।
तो आपको वही बड़े पन्ने में आपको पहले सारा का सारा ये लिखना है। तो कम से कम आपको ये तय हो कि कौन पहले था और कौन बाद में था। हाँ, ये मतलब एक क्रोनोलॉजी सेट हो गई। जैसे हमने अभी प्राचीन भारत में बात की थी, वैसी बार हिंदू घाटी सभ्यता से शुरू करते लिखते जाना, फिर वैदिक आर्य सभ्यता, फिर वैदिक उत्तर सभ्यता। ऐसे ही फिर आपने लिखा ऐबक ने क्या खास काम किया, इल्तुतमिश ने क्या खास काम किया, आप एक एक करते चले गए। ऐसे आप मुगल काल में आ जाइए, तो जैसे आप औरंगजेब तक आएंगे ना, तब तक ये सारी वंशावली आपके सामने आ जाएगी। अब दिक्कत आती है एकदम से लेटर मिल्स के आने की। वहां आपको क्या करना है, ये मैं विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से सुना है, वो करना क्या है, वहां से आपको सन याद रखने हैं। आपने पहले पढ़ा लेटर मुगल्स को कि यहां से यहां तक बहादुर शाह रहे, फिर ज़ादर शाह रहे, फिर फर्रुख सिंह रहे। आपने सन लिखा और नाम लिखना शुरू कर दिया सम्राटों का। दाई तरफ क्या आप आगे लिखिएगा, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कब कब होता है, मराठे कब अलग हुए, निजाम कब अलग हुए, अवध कब अलग हुआ, बंगाल कब अलग हुआ, आपने वो लिखा। फिर साथ ही आप लिखना शुरू कीजिए यूरोपीय शक्तियां कैसे कैसे आती हैं। फिर आप महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि मराठों के साथ साथ एक नया नाम का समूह और सामने आता है। आप शिवाजी को पढ़ते हैं, संभाजी को पढ़ते हैं, बालाजी विश्वनाथ को पढ़ते हैं, बाजीराव प्रथम को पढ़ते हैं। तो आप अलग अलग कॉलम्स के अंदर सबको लिखते रहिएगा और सन लिखते रहिएगा। जैसे आप जगल करते हैं ना, जैसे आप जगलिंग करते हैं ना, ऐसा ही वैसा है। और आपको पढ़ना तब है जब आप बहुत सरल और सरस रूप में बैठे हो, चाय पी रहे हो, रिलैक्स मोड में हो। आप ये देखेंगे 2 या 4 या 5 दिन के बाद आपको सब खेल की बातें लगने लगेगी। इतिहास से कि आपके अंदर उतरता जाएगा। तो ये तो MS चंद सर की बात हुई कि वहां से हमने शुरुआत की। इसके बाद हम आधुनिक इतिहास में आगे बढ़ते हैं, तो और कौन कौन थी? वही बात जो प्राचीन और आधुनिक भारत के साथ थी कि पहले मेन मुख्य आप पहले इकट्ठा कर लीजिए कोऑर्डिनेट कैसे सेट करने। आप उसमें आर्य शुक्ल को पढ़ लीजिएगा, आधुनिक वक्र राम लखन चाहिए। आप ग्रोवर यशपाल को पढ़िएगा, BL ग्रोवर यशपाल आधुनिक भारत। आप चाहें तो सुमित सरकार को भी पढ़ सकते हैं, वैसे उन्हें थोड़ा बाद में पढ़ना चाहिए। आप सुमित सरकार को पढ़ सकते हैं। भाषा थोड़ी लिखने की शैली, वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन उसके कारण ऐसा हो गया। ये हो गया। मजूमदार राय चौधरी दत्त की जो किताबों को मैंने पहले जिक्र किया था, उसका 3rd वॉल्यूम। क्षेत्रीय जो राजवंश हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, खूबसूरती से लिखा गया है। हम विपिन चंद्र को बोल रहे हैं, वो आगे आएगा। अभी तक तो मैं उस स्टार्टिंग उसकी पक्ष की बात कर रहे हैं। मजूमदार ऊपर लिया, विपिन चंद्रा। अब आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो विद्यार्थी के लिए हर एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी उसमें कर ले। अगर वो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है तो भी उसे राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ता है। तो विपिन चंद्रा की किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। विपिन चंद्रा ने एक किताब और लिखी है जो थोड़ी पतली है, आप ना मोटाई से घबराते हैं, आधुनिक, वो है स्वतंत्रता संघर्ष। उसमें खूबसूरती से लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि बस एक कहते हैं ना नदी की तरंगे चली आ रही है और ज्ञान हमें समाहित हो रहा है। आप उसे पढ़ सकते हैं। आजादी के आंदोलन में और भी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मैं चूंकि विपिन चंद्रा साहब का जिक्र आया तो मैं थोड़ा और आगे चलना चाहूंगा। उनकी एक किताब और है जो बाद में थोड़ा सा कोर्स को आगे बढ़ा लिया गया, वो है आजादी के बाद का भारत। उन्हें आप जरूर पढ़िएगा कि आजादी के बाद इतिहास कैसे चलता है। ऐसे ही सत्या राय की किताब है भारत में उपनिवेशवाद। ऐसे ही पार्सार्थी गुप्ता की किताब है जो दिल्ली हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय ने निकाली है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। 2-3 किताबों का जिक्र और करना चाहूंगा जिसे विद्यार्थी अक्सर पढ़ता नहीं है। यह सबसे इंपॉर्टेंट किताब है AR देसाई की, AR देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। और उन्होंने किताब और लिखी है भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियां। जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहते हैं ना, इन 2 किताबों को जरूर पढ़िएगा। और एक किताब और है रजनी पामदत्त की आज का भारत। ये किताबें हो गई। जब आप संवैधानिक इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर GS छाबड़ा, उनकी किताब है आधुनिक भारत के ऊपर, उसे पढ़िएगा। ये किताबें मुख्य है। अच्छा, अभी मुझे एक पुस्तक का नाम याद आया, कहने को इतिहासकार नहीं है पर किताब काफी फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई पुस्तक। और उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी लिखा है, शायद वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है। हाँ, तो इस किताब के बारे में कहीं किन के लिए ज्यादा लाभदायक, किन को पढ़नी चाहिए? देखिएगा, इतिहास को टुकड़ों में पढ़ा भी जाना चाहिए और नहीं भी पढ़ा जाना चाहिए।
नेहरू की लिखी 2 किताबें अपने आप में कमाल है। पहली बात है उनकी समझ की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो एक, जैसे मैंने ए एल बाशर साहब ने लिखी ना, तो वंडर दैट वाज इंडिया, वही बात इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ है कि उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को एक धागे में पिरो दिया और बहुत खूबसूरती से पिरोया। इसके साथ उन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी। मतलब भारत के बाहर के विदेशी इतिहास को इतना गहराई से समझना और दर्शन के साथ समझना, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 2 किताबों को हर विद्यार्थी, चाहे उसके पास इतिहास रहा हो या नहीं रहा हो, उसे उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये वैसी ही बात है जैसे रामदासी दंदर की किताब है ना, संस्कृति के 4 अध्याय, हाँ वैसा ही ये किताब है। क्योंकि एक प्रकार से ये धर्म ग्रंथों के तौर पे कि इन्हें जितना पढ़ा जाए उतना कम है। आपके साहित्य में भी काफी रुचि झलक रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं याद हो सकता। मेरे दिन कस्तावरी किताब से याद आया, कल अपनी जैसे आत्म प्रकाश शुक्ल के बारे में पूरी बात हुई, उस पर एक अपने के अलग से प्रोग्राम रखने वाले हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि अब तक हमारी बात हुई है आधुनिक भारत में चल रहे। इसके बाद थोड़ी सी बात ये रहती कि आजादी के बाद का जो इतिहास है, जैसे एक तो आपने नाम बिपिन चंद्र बोला, एक रामचंद्र गुहा को लेके भी यानी उनके द्वारा लिखी हुई भी कुछ किताबें हैं। अगर हमको आजादी के बाद जानना है, और मुख्य रूप से ये जो एलपीजी मॉडल जिसको कहते हैं, नई वैश्विक नीति, नई आर्थिक नीति आने पे तब तक का इतिहास समझना है 1990 तक, तो उसके लिए कौन कौन से स्रोत है? कि वो 2 किताबें बताना चाहूंगा। एक पॉलिटिकल साइंस में नाम आता है मॉरिस सी जोन्स का, उनकी, लेकिन वो किताब 1957 तक है। तो इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मॉरिस जोन्स की वो किताब है। एक कैम्ब्रिज से एक प्रकाशित हुई है पॉल सी ब्रास की किताब, वो भी इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस है। आर.सी. गोवा साहब ने अभी नया लिखा है, उन्होंने ऐसे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखी है, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से लिखी हुई किताब है। बिपिन चंद्रा वाली जो किताब है ना, वो 90 तक का पूरा कोर्स कवर कर देती है, जिसमें भारत के सारे जैसे परमाणु शक्ति संपन्न बनना, एक तारीख, वो सारा बिपिन चंद्रा के आप उससे एक इन्हीं से, ठीक है। लिटरेचर तो अपार है, क्योंकि आपने कहा उस विद्यार्थी को भी देखना है, तो एक प्रकार वो किताब सफिशिएंट है वो किताब। ऐसे ही आधुनिक इतिहासकार में जीएस छाबड़ा नाम शायद हम बोल रहे बीच में, जीएस छाबड़ा का जिक्र किया मैंने जी। जीएस छाबड़ा साहब का मतलब इसमें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अक्सर आप समराइज वे में पढ़ते हैं अलग अलग किताबों में। उस किताब में भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन था ना, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे चार्टर एक्ट आते हैं, कैसे काउंसिल एक्ट आता है, उसका बहुत विस्तार से और बहुत ही विशद वर्णन है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ महासागर में लोटे की तरह ही है। इतना साहित्य रचा गया है इतिहास। आपकी समस्या ये है, मतलब विद्यार्थियों की, कि पुस्तकें बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आज अपन सिर्फ उन बेसिक बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप देखना, ये भी जो हमने बात करें ये भी बहुत ज्यादा है। विद्यार्थी बोलेंगे इतनी सारी किताबें आपसे बता रही है, हमें तो एक किताब, ये स्टूडेंट ने एक किताब पढ़ना है। मैं अगर आपने जो बात की, मैं कहना चाहूंगा कि आप उस देश के नागरिक हैं जहां हर व्यक्ति अपने आप में इंग्लिश है, तो आप पासबुक 1 वीक सीरीज और 4 पन्नों से ना तो व्यक्तित्व निर्माण कर पाएंगे और न ही देश का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है बेसिकली, और अधिकार भी है कि इस देश के लिए हमें बहुत बृहद तौर पर पढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि केवल अपने करियर के लिए नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए, आपके विकास के लिए भी इनको ज्यादा पढ़ने, विस्तार से पढ़ने। अब आते हैं हम विश्व इतिहास की तरफ। हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत किताबें समझी। विश्व इतिहास को अगर पढ़ना समझना है, उसके लिए कौन कौन से ऑथेंटिक स्रोत है? देखिएगा, विश्व इतिहास में वही बात पहले आई कि पहले आप अपनी ऑर्डिनरी सेट आउटलाइन देखिएगा। कुछ किताबें हिंदी में है, वहां से शुरू करता हूं। जैसे मथुरालाल शर्मा की किताबें विश्व का इतिहास, मथुरालाल शर्मा। सत्यकेतु विद्यालंकारी किताबें यूरोप का इतिहास। राजस्थान के विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, जैन और माथुर विश्व का इतिहास पॉपुलर है, वो भी काफी मोटी किताबें। बिल्कुल, उन्होंने काफी कुछ, जैसे आपने काफी कुछ उसमें संकलन किया है। ऐसे ही ये तो बेसिक किताबें हुई। इंग्लिश में और हिंदी दोनों में एक अपार साहित्य, मतलब ऐसा संसार है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। लोग कहते हैं कि नेपोलियन पर सबसे ज्यादा लिखा गया वर्ल्ड में। जैसे मैं बताऊं, CJ हेज 2 वॉल्यूम में, इंग्लिश में आती है, हाँ इंग्लिश में है।
C.D. हेजन हिंदी में भी है, कैटलवी यूरोप का इतिहास, J.P. मैरियट यूरोप का इतिहास, H.A.L. फिशर हिस्ट्री ऑफ यूरोप। हाँ। आप आइए डेविड थॉमसन, बहुत कमाल की किताब यूरोप से नेपोलियन। आप आ जाइए लैंगसम वर्सेस 1919। फिर आप आ जाइए S.B. फेपर हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर आप आ जाइए E.H. कार्पर इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर, उस पर आ जाइए। हिंदी में दीननाथ वर्मा की किताब है विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, आप उस पर आ जाइए। यहाँ आके एक नाम मुझे ऐसा लगा जो मेरा सुना सुना है, इससे पहले जहाँ से हेज से आपने स्टार्ट किया और मैं से एक भी नाम मैंने नहीं सुना है। देखिए, जब आप विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो उन सारे लेखकों को पढ़ना जरूरी है। और मैं ये बात विद्यार्थी को कह सकता हूँ, देखिएगा नौकरी पा जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, जीवन यापन में चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर कहीं आप खड़े कर दिए जाएंगे, हाँ। या मान लीजिए आप सपोज आप उपखंड अधिकारी बन गए, आप जिला कलेक्टर बन गए, आप लेक्चर बन गए, प्रोफेसर बन गए, जब आप इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर खड़े किए जाते हैं ना, तो सारी निगाहें आप पर होती हैं। ये माना जाता है कि सारी समस्याओं का जो समाधान है ना, वो इतिहासकार के पास होगा या इतिहास जानने वाले के पास होगा, क्योंकि एक बात आती है कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसलिए खास तौर से विश्व इतिहास में, और ये भी बहुत कम किताब है। अभी तो मैंने बेसिक बताए थे, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। लोग देख रहे होंगे वीडियो, वो कमेंट्स में हम इतना सुनाएंगे कि इतना बोलने के बाद ये कह रहा हूँ कि बहुत कम किताब है, कम से कम 50 किताबें बताती हैं। देखिए विश्व, आप जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी तो बात की अपन ने वर्ल्ड हिस्ट्री की और यूरोप के इतिहास, जैसे सुदूर पूर्व का इतिहास आता है, चाइना जापान, इतना खूबसूरत इतिहास है कि एक जो देश जो बर्बाद हुए आज एक बड़ी महाशक्ति बन गए बाद में। तो किताब आती है P.H. क्लाइड की, पॉल हर्बर्ट क्लाइड की, सुदूर पूर्व का इतिहास। बेनाके की आती है मध्य एशिया का इतिहास, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, दीननाथ वर्मा से एक और याद है, बोलिए, लाल बहादुर वर्मा, उनकी भी विश्व इतिहास को लेकर पुस्तक आती है। बिल्कुल, लाल बहादुर वर्मा की किताब है, उनकी एक किताब और है इतिहास के बारे में, वो भी बड़ी खूबसूरत पुस्तक है, बिल्कुल उसे ही पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों में कौन से इतिहास के कौन से सेगमेंट को लिखा है? विश्व इतिहास में भी एक दीननाथ वर्मा, एक लाल बहादुर वर्मा। देखिए, लाल बहादुर वर्मा ने एक पूरा संकलन किया। दीननाथ वर्मा की जो किताब है दीननाथ वर्मा जी की, उसमें उन्होंने एनालिसिस किया वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यदि विश्व इतिहास का विश्लेषण करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए। एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो रही है। पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ सबको पता है। हाँ, कौन एंजेलो थे, कौन राफेल थे, कौन डेनाटेल्लो थे, किसने क्या किया, लिटरेचर में क्या लिखा गया, सर्वेंटस ने डॉन क्विक्सो लिखा या द जियो ऑफ माल्टा लिखा गया। लेकिन पुनर्जागरण क्यों होता है, धर्म सुधार क्यों होता है, टाउन का रिफॉर्मेशन कैसे होता है, और दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या होता है। तो ये पुनर्जागरण और धर्म सुधार एक साथ पढ़ते लगता है एक ही बात है। फ्रांस की क्रांति और रशियन क्रांति में क्या समानता और क्या असमानता थी, आपकी पूर्वी समस्या क्या थी, बाल्कन क्राइसिस क्या था, तो बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। जैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि अमेरिका की जो क्रांति हुई वो फ्रांस की क्रांति का आधार बन। बिल्कुल ऐसी जो चीजें कि भाई कैसे ऐसा, कैसे दोनों आपस में रिलेवेंट कैसे हैं, कहाँ दोनों जुड़ी हुई। भाई अमेरिका बात करता है, उनके जो आदर्श हैं जनतंत्रवाद, गणतंत्रवाद, संघवाद, संविधानवाद, यहाँ फ्रांस का स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। लेकिन ये महज शब्द नहीं हो कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली एक विचारधाराएं बन रही। विश्व इतिहास में अभी और कुछ ऐसी पुस्तकें जो हैं, जैसे कि NCERT वाला जो पोर्शन काम रहा, यहाँ एक वो भी थे कि इंदिरा देव और अर्जुन देव द्वारा लिखी गई छोटी सी किताब चल देती है NCERT का, उसको लेके आप बिल्कुल उसे पढ़ा जाना चाहिए। NCERT का तो जो 11th-12th का सारा जो सिलेबस है ना, उन्हें आपको पढ़ना ही पढ़ना। तो अभी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास 4 सेगमेंट हमने डिस्कस। अब लास्ट में चलते चलते कुछ बातें विद्यार्थियों की सामान्य समस्या है जो इतिहास विषय को लेकर होती है, जो इतिहास दर्शन को लेकर भी एक सेगमेंट हमारा रह गया, वो रह गया इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी जिसको कहते हैं। इतिहास लेखन को लेकर कौन कौन सी पुस्तकें हैं और वो किन विद्यार्थियों को पढ़ने की। देखिए, मैं विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहूंगा इस बात के लिए कि जिस सेक्शन आपको देखते हुए जिस सेक्शन को मैं सबसे पहले लेना था, हमने उसको बाद में लिया। देखिए, हिस्टोरियोग्राफी की जहां तक बात आती है, MA का विद्यार्थी से एक पेपर के रूप में पढ़ता है।
कल अपन ने बात की थी इतिहास क्या है, इतिहास का दर्शन क्या है। तो जो विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो एमफिल के हों, चाहे वो एमए के हों, या उन्हें कहीं भी इतिहास लेखन या इतिहास के दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले सरल भाषा की बात करते हैं। आप झारखंड चौबे का इतिहास दर्शन पढ़ लीजिएगा। आप प्रोफेसर जीसी पांडे साहब, बहुत बड़े बुद्ध इतिहास मनीषी, उनकी इतिहास स्वरूप और सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। आप EH कार की व्हाट इज हिस्ट्री, वो हिंदी में भी आती है, इतिहास क्या है उसे पढ़ लीजिएगा। कॉलिंगवुड की एन आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। टॉयनबी की इतिहास एक अध्ययन, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इसको लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टॉयनबी के लिए जब मैं छोटा था, मेरे फादर और जब मेरे बड़े ब्रदर पढ़ा करते थे, तो अक्सर ये बात करते थे कि टॉयनबी पूरे पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा करते थे। टॉयनबी की खासियत है वो पूरा सेंटेंस एक पैराग्राफ में लिखते हैं। वो हिंदी बीच में कुछ नहीं, तो पूरा। तो आप ये हमें पढ़ना है क्या, मतलब चाहे मत पढ़िए, दर्शन तो बीजो किताबों में कम से कम। ऐसे ही एक शेकली की किताब है। तो ये कुछ हिस्टोग्राफी की किताबें हैं जो आपके लिए निसंदेह बहुत ही लाभकारी और सस्ती। तो आज के सेगमेंट में हमने बात की कि प्राचीन भारत के इतिहास, उसके लिए कौन कौन सी खास पुस्तकें हैं। फिर हमने चर्चा की मध्यकालीन भारत की। बीच में हमने कुछ सवाल ऐसे भी लिए कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, या पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, या हमें इसके नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। फिर हम आए आधुनिक भारत की तरफ, फिर चर्चा गई हमारी इसके बाद विश्व इतिहास की तरफ, और अंत में हमने बात की थी इतिहास लेखन। जो बात सर कह रहे सबसे पहले हमें करनी चाहिए थी इतिहास लेखन की, और चलो वो चर्चा हमने लास्ट में। तो इतिहास की सीरीज आपको कैसी लगती है और क्या इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रोग्राम में आने के लिए सर धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.